आज का हमारा टॉपिक है स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था। स्विट्जरलैंड की एक संघीय शासन व्यवस्था है और मूल रूप से वह जर्मन साम्राज्य व अमेरिका के संघ जैसी है। बुक्स के अनुसार स्विट्जरलैंड क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा राज्य है, लेकिन वह छोटा राज्य विविधताओं से उतना ही परिपूर्ण है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या रूस है। इस कारण स्विट्जरलैंड में भी अमेरिका, भारत आदि देशों की भांति संघात्मक व्यवस्था को ही अपनाया गया है। जूजर के शब्दों में संघवाद वह मूल वैधानिक सिद्धांत है जिस पर स्विट्जरलैंड का शासन आधारित है। स्विट्जरलैंड एक परिसंघ या राज्यमंडल नहीं है, वरन एक संघ राज्य है। स्विस संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड राज्यमंडल 23 संप्रभुता संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। संविधान की इस भाषा के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि स्विट्जरलैंड एक राज्यमंडल है, संघ राज्य नहीं। लेकिन स्विट्जरलैंड में कैंटनों को संप्रभुता संपन्न कहा गया है और संप्रभु इकाई एक राष्ट्र मंडल को ही जन्म दे सकती है, संघ राज्य को नहीं। उनका द्वितीय तर्क यह है कि 1848 की जिस व्यवस्था के आधार पर इसका गठन हुआ वह एक संधि मात्र है, संविधान नहीं, और संधि एक राष्ट्रमंडल को ही जन्म दे सकती है, संघ राज्य को नहीं। किंतु वास्तविकता यह है कि स्विट्जरलैंड एक संघ राज्य है, राष्ट्रमंडल नहीं। राष्ट्रमंडल का अर्थ राज्यों के उस ढीले ढाले संघ से होता है जिसमें सशस्त्र केंद्रीय सत्ता का अभाव हो और जिसमें इकाइयों को केंद्र से संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता हो। लेकिन स्विट्जरलैंड में केंद्रीय सत्ता पर्याप्त शक्तिशाली है और कैंटनों को संघ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये कहना भी उचित नहीं है कि 1848 में लिखित प्रलेख के रूप में की गई व्यवस्था एक संधि या गठबंधन मात्र था। वास्तव में यह कोई संधि या मात्र गठबंधन नहीं, वरन संविधान के सभी अर्थों में एक संविधान है। वस्तुतः जैसा कि वाल्टर ने कहा है, सन 1848 के लोगों की भी राय थी कि वे संविधान बना रहे थे और अब भी साधारण लोगों का ऐसा विश्वास है। स्विट्जरलैंड में 1998 में एक नया संविधान बना तथा 1999 से इसे लागू किया गया। इस नवीन संविधान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि स्विट्जरलैंड एक परिसंघ या राष्ट्रमंडल नहीं, वरन एक संघ राज्य है। स्विट्जरलैंड के लिए राष्ट्रमंडल शब्द भ्रमात्मक है और ये एक संघ राज्य है। स्विट्जरलैंड संविधान के संघवादी तत्वों का अध्ययन हम निम्न रूपों में करते हैं, जैसे पहला, लिखित और कठोर संविधान। संघीय शासन का प्रथम तत्व लिखित और कठोर संविधान होता है, जिसमें केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में बनी रहे और दोनों में से किसी सत्ता के द्वारा अकेले ही संविधान में मनमाना परिवर्तन न किया जा सके। स्विट्जरलैंड में ऐसे ही लिखित और कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है। शक्तियों का विभाजन। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। विशेष बात यह है कि ये दोनों पक्ष अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और कैंटनों की सरकार में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिका के ही समान गणना तथा अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया है तथा संघीय सरकार की शक्तियां व उसके अधिकार के अतिरिक्त शेष को कैंटनों की सरकार की शक्ति माना गया है। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उन्हें केंद्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में और जो शेष विषय को कैंटनों की सरकार के कार्यक्षेत्र में रखा गया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघीय शासन का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व
न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का तात्पर्य है न्यायपालिका संविधान की रक्षा तथा उसकी व्यवस्था करने का कार्य करेगी और यदि संघ अथवा इकाइयों की ओर से अपने कार्य अथवा कानून द्वारा संविधान की अवहेलना की जाती है तो वह संघ अथवा इकाइयों के ऐसे कानून को जो कि संविधान के विरुद्ध है अवैध घोषित कर सकती है। संघ व इकाइयों के बीच शासन शक्ति के संबंधित विवादों का निर्णय उसी का काम होता है। नवीन संविधान के अनुच्छेद 189 की उपधारा 2 में कहा गया है कि राष्ट्रमंडल और कैंटनों के बीच या कैंटनों में परस्पर उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय संघीय सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा ही किया जाएगा। न्यायपालिका की सर्वोच्चता के विषय में स्विट्जरलैंड संसदात्मकता की कटौती पर संपूर्ण अंशों में पूरा नहीं उतरता। स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका को वह सर्वोच्चता और उस रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है जिस रूप में वह अमेरिका की न्यायपालिका को प्राप्त है। स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय कैंटनों की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को तो असंवैधानिकता के आधार पर परीक्षण कर सकता है और उन्हें यदि संविधान के विरुद्ध समझे तो अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के संबंध में उनके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय केंद्रीय शासन को संविधान का अतिक्रमण करने से नहीं रोक सकता। इस दृष्टि से स्विट्जरलैंड का संघात्मकता की कसौटी पर संपूर्ण अंशों में खरा नहीं उतरता, क्योंकि इस संबंध में संघ की इकाइयों की तुलना में संघ को अधिक महत्व दे दिया गया है। उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व। संघात्मकता का एक सहायक तत्व यह है कि संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में संघ की छोटी छोटी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। स्विट्जरलैंड में भी संघवाद के इस तत्व को अपनाते हुए संघीय संसद संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन सीनेट में भी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इस संबंध में केवल पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटनों में अंतर किया गया है। पूर्ण कैंटन के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटन के द्वारा अपना 1 प्रतिनिधित्व सीनेट संघीय संसद के द्वितीय सदन के लिए भेजा जाता है। संशोधन कार्य में इकाई की शक्तियां। संघीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इकाइयों को भी उचित अधिकार दिया जाता है तथा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इकाइयों की अवहेलना करके संविधान में संशोधन न किया जा सके। स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था के इस तथ्य को अपनाया गया है। संशोधन प्रस्तावित करने व उसकी पुष्टि में संघ की इकाइयों की जनता का पूरा हाथ रहता है। संविधान का कोई भी संशोधन तब तक पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि आधे से अधिक कैंटनों द्वारा इसे स्वीकार न किया जाए। तिहरी नागरिकता। ऐसा समझा जाता है कि संघीय शासन में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। पहली संघ की नागरिकता, दूसरी राज्य की नागरिकता। लेकिन स्विट्जरलैंड संघ इस दृष्टि से एक कदम आगे है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 नागरिकताओं की व्यवस्था की गई है। म्युनिसिपैलिटी की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और स्वयं संघ की नागरिकता। नवीन संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड में ऐसे प्रत्येक निवासी को जिसे म्युनिसिपैलिटी और कैंटन की नागरिकता प्राप्त है, स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिकता प्राप्ति का क्रम म्युनिसिपैलिटी की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता तथा स्विस संघ की नागरिकता। संघीय व्यवस्था के अधिकांश लगभग सभी प्रमुख तत्व स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में विद्यमान है। संविधान में संघ के स्थान पर राज्य मंडल शब्द का प्रयोग किए जाने से स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, वरन यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। स्विट्जरलैंड में यद्यपि न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत पूरी सीमा तक नहीं
अपनाया गया और संघीय न्यायालय को संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की जांच करने तथा उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं। लेकिन ऐसा एक विशेष कारणों से है। स्वयं नागरिक जनता की प्रत्येक सत्ता में अत्यधिक विश्वास करते हैं और वे इस बात के पक्ष में नहीं है कि उनके प्रतिनिधियों की संस्था की शक्ति पर न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिबंध लगाया जाए। संघीय न्यायालय के ही एक न्यायाधीश हैंस हुकर के शब्दों में, जनता की दृष्टि में संवैधानिक कानूनों का न्यायिक परीक्षण लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस प्रकार न्यायपालिका के संबंध में कहा गया है कि प्रबंध संसदात्मकता के प्रति उनकी कम आस्था नहीं है, वरन लोकप्रिय संप्रभुता के प्रति अत्यधिक आस्था का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड की संघीय संसद पर जनता की लोक निर्णय की शक्ति का प्रतिबंध है। वस्तुतः संघीय व्यवस्था के आदर्श को विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को ग्रहण कर लिया गया। स्विस संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी सीमा तक न अपनाए जाने के कारण इसे संघीय शासन मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। संघीय शासन का मूल तत्व प्रोफेसर हियर के शब्दों में शक्तियों के इस प्रकार विभाजन से तात्पर्य है कि केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार हर एक स्वतंत्र भी रहे और न्यायोचित आश्रित अथवा संयुक्त भी। संघीय व्यवस्था के अधिकारी अधिकतर विद्वान प्रोफेसर वियर स्वयं स्वीकार करते हैं कि स्विट्जरलैंड में ऐसी ही स्थिति है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड मोटे तौर पर एक संघ है और इसे राष्ट्रमंडल की संज्ञा देना भ्रमात्मक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।